सभी को नमस्कार। मैं हूं रुबिका लियाकत। वो कहते हैं हम आसमान के चांद तारे थोड़े ही मांग रहे हैं, हम तो अपना कश्मीर मांग रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो अपना कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से अलग एक कश्मीर मांग रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूं, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या एक देश में दो अलग अलग कानून होने चाहिए? नहीं ना। जब देश एक है तो विधान एक होगा ना, व्यवस्था भी एक ही होगी ना। 2 दिन बाद पीएम ने जम्मू कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उससे पहले कश्मीर में बांटने की राजनीति करने वाले जो नेता माहौल बना रहे हैं, वो कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं कि ताकि बातचीत शुरू होने से पहले ही उसका बंटाधार हो जाए। आज फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत वहां के 5 पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद 370 को बहाल करने वाला जो टेप है ना, वो फिर चल गया, बजा दनादन बजा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब इस मौके पर महबूबा का पाकिस्तान वाला प्यार उबाल खाकर बाहर आ गया। वो कह रही थी कि जी पाकिस्तान से भी तो बात कर लो। अरे भाई, किस बात के लिए बात कर ले? आप हिंदुस्तान के हो कि पाकिस्तान के हो? बात जम्मू कश्मीर की हो रही है कि पाकिस्तान की हो रही है? वहां के हिंदुस्तानियों के हित की हो रही है कि पाकिस्तानियों की हो रही है? केंद्र सरकार सबको साथ लेकर चलने की बात कह रही है और महबूबा कह रही है कि पाकिस्तान से बात कर लो। मुद्दा हिंदुस्तान का है, लेकिन महबूबा को उसमें पाकिस्तान की एंट्री चाहिए। आज की हुंकार इसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। बंदूक और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर 2 दिनों बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के अलग सुरों के बीच आज गुपकार गठबंधन ने फैसला लिया कि सभी पार्टियों के नेता बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बातचीत से पहले महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग छेड़ दिया। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखेंगे। बैठक में गुपकार से जुड़ी पार्टियां जाएंगी जरूर, लेकिन 370 को लेकर ये पार्टियां अपने रवैये पर कायम हैं। गुपकार ने कह दिया है कि वो 370 पर कोई समझौता नहीं करेगा। ऊपर से महबूबा ने पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा अलग उठा दिया। वो पाकिस्तान जिसको लेकर भारत एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि जब तक कश्मीर में आतंक खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं होगी। बंदूक और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती। बातचीत के लिए पहले पाकिस्तान को आतंकी शिविरों को बंद करना पड़ेगा, आतंकवादियों की घुसपैठ बंद करनी पड़ेगी, तभी जाकर पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव है। देखिए, अभी सभी कयास लगाए जा रहे हैं। मीटिंग में जाकर के एजेंडा किस प्रकार का होगा वही तय होगा। तो मुझे लगता है कि अभी 2 दिन इसमें बाकी हैं। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि महबूबा मुफ्ती का। उनका अलग से मुद्दा इस प्रकार का रहता है, तो मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं बात करने का। महबूबा मुफ्ती खुद केंद्र सरकार से बातचीत के खिलाफ रही हैं। सहयोगी पार्टियों के दबाव में वो दिल्ली जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर वो पीएम से बातचीत को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। पढ़ा ना आपने, कश्मीर में फेल तो पाकिस्तान का खेल। इसी पर हुंकार। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ललित अंबरदार इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट है। यूसुफ तारिगामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। गुपकार जो ये गठबंधन है और सीपीएम की सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तारिगामी साहब। रऊफ भट्ट साहब वो भी जुड़ गए हैं, नेता हैं पीडीपी के। रऊफ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत।
और शुरुआत में रऊफ भट्ट साहब आपसे करना चाहती हूँ। बात जब हिंदुस्तान की तो कश्मीर क्यों कश्मीर की और हिंदुस्तान की तो ये पाकिस्तान क्यों याद आया? बात करी, आपको ये बात भी करनी चाहिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोहा में तालिबान से भी बात करने जा रही है, उस पे भी एक प्रोग्राम करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी किस बात की है? लोग यहाँ मर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ रोज बच्चे मर रहे हैं, यहाँ बॉर्डर्स पे शेलिंग होती है, ये मसला हमारा है। हम चाहते हैं, अगर आप खुद इस चीज को बायलैटरल मानते हैं कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बायलैटरल मसला है, तो हमने कौन सी ऐसी बात की जो आफत वाली बात? हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, यहाँ पीस हो। आप देखिए, आप कहते हो एक सबका साथ सबका विकास, वो विकास क्या हुआ यहाँ पर? आप देखिए ना, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी, 60 से 105 पर बढ़ी। आप देखिए वो पूरे देश की कीमत क्या है, हिंदुस्तान में बढ़ी है सब जगह, 40 रुपए आज। तो पाकिस्तान से क्यों बात करें? आप देखिए गैस जो मिल रही थी 105 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है, तो भाई पाकिस्तान से क्यों बात करें? मुझे ये बताइए ना। देखिए आपने तो खुद वर्किंग ग्रुप बनाए, आपको शायद ये पता नहीं है। आप खुद इस चीज को ये फिगर एंड फैक्ट सामने लाइए। आप तो खुद बोलते हो पाकिस्तान से आप हमें बात करो, बीजेपी सरकार खुद न्योता दे रही है पाकिस्तान को। भाई मुझे बस एक बात बताइए, बात कश्मीर की हो रही है, हम पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे? नहीं करेंगे बात। हमने क्लियरली कह दिया है, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। बीजेपी से सवाल पूछो। आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर आए हैं कि हिंदुस्तान के कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी के प्रवक्ता? सुनिए मेरी बात सुनिए। हम चाहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट में जो पोलराइजेशन हो रही है, खित्ते में अमन के लिए आपको पाकिस्तान से बात करनी है। हिंदू मुसलमान के नाम पे बट रहा है। अरे वो पाकिस्तान अपने खित्ते में तो अमन लेकर आ जाए। ललित अंबरदार, इररेलेवेंट बॉर्डर हो रहे हैं दुनिया में, बॉर्डर इररेलेवेंट हो रहे हैं दुनिया में। इकोनॉमी का दौर है, दुनिया में इकोनॉमी का दौर है। हमारी जीडीपी देखो कहां पर पहुंची, हमारी इकोनॉमी देखो कहां पर पहुंची। अभी उस पर नहीं, उस पर हमारे तो आप पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे भाई? मुझे ये बताइए ना, इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप? इस पे आप फोकस करो। तो आप इस पर फोकस कीजिए ना, आप पाकिस्तान पर काहे फोकस कर रहे हैं? आप अपनी इकोनॉमी पर फोकस कीजिए, वहां के युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने पर फोकस कीजिए। आप हिंदुस्तान में कैसे अमन और चैन बहाल किया जा सकता है, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं उस पर। पाकिस्तान का क्या काम? जो भी बेगानी शादी में या आतंकवादी क्यों? देखिए, हम इस आप मुझे बताएं हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। क्या हमसे पूछने की जरूरत नहीं थी? हमारी असेंबली का हक नहीं था? मैं बोल सकता हूँ। अब आप सुनिए ना, देखिए ऐसा है, जैसे आप कश्मीर वैसे ललित अंबरदार ये हमारा हक था। ओके भट्ट साहब रुक जाइए। आपने तो इलीगली सारा कुछ किया। क्या इलीगली किया भट्ट साहब? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू टेल मी। ललित अंबरदार, जो संविधान में पास हुआ है वो संविधान का हिस्सा है। संविधान पर ध्यान नहीं चलेगा यहाँ पर। संसद से पास हुआ है, पता है ना संसद क्या होता है? जाना था या नहीं जाना? ललित अंबरदार, आप हर चीज थोप रहे हो। देखिए, ये लोग जो ये मोटर मारते हैं उनको बोलिए चुप करने के लिए, देश को बांटने की चुप करने के लिए बोलिए। आप डिवाइड कर रहे हो देश को, आप जात पात के नाम पर कर रहे हो। रऊफ भाई, अब मैं चाहती हूँ कि आप रुक जाए, आप खामोश हो जाए, 1 सेकंड खामोश हो जाए और सुन ले दूसरों को, ठीक है? देखिए ऐसा है, पहले तुम लोग वहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 और 35 से दोबारा लाने की मुहिम चलेगी। सुनिए, 370 और 35 से हट गया, वो दफन हो गया, उसको भूल जाइए। अगर आप नरेंद्र मोदी भगवान ना चाहे, अगर भगवान ना करे, अगर नरेंद्र मोदी भी उसको दोबारा लाना चाहे ना, नहीं ला सकते, खत्म हो गया। 370 और 35 से की वजह से क्या था? आप लोग पाकिस्तान शहर में काम कर रहे हो, पाकिस्तान से रीफा का लाई डला और दिल्ली के साथ आप खाई बढ़ा रहे थे 370 और 35 के द्वारा। कश्मीर के अंदर 370 और 35 की वजह से पाकिस्तान बढ़ रहा था। इस्लाम फैसिस्टिक मानसिकता जो जल गई पर बल नहीं किया। 1.5 साल से जेल में बैठे ये लोग, इनका दिमाग अभी नहीं बैठा हुआ। ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को था जो ये 370 और पार्लियामेंट ने किया था, पार्लियामेंट ने वापस ले लिया। अब आप
अब आप इमरान खान समाजवाद की पॉलिटिक्स यूसुफ तारिगामी साहब, यूसुफ साहब तारिगामी साहब, मैं आती हूँ ललित साहब, आपके पास भी आती हूँ। यूसुफ तारिगामी साहब, आप कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं और लंबे अरसे से एक्टिव हैं। परसों जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने चाहेंगे, इनफैक्ट मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि यूसुफ साहब वो जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, वो खुद यूसुफ तारिगामी उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, उसमें से एक मेंबर हैं। यूसुफ साहब, पाकिस्तान का जिक्र करेंगे आप लोग? पीएम से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान से बात हो? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी यूसुफ साहब, मैंने पूछा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आप ही से। मेरे ख्याल में ये सवाल पूछा जाना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर से। क्या वो शायद कुछ साल पहले अफगानिस्तान से पहुंचे थे वेडिंग सेरेमनी में नवाज शरीफ की बेटी, तो वो चले वहाँ और वहाँ अमन की बात की, बातचीत की बात की। शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा या होगा कि हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर्स में जिनकी काफ़ी इज्जत रही है हर सतह पर, अटल बिहारी वाजपेयी, वो बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे पहला बस सफ़र उन्होंने किया लाहौर तक, याद होगा आपको। मैं उस बस में शामिल नहीं था, और आज भी शायद अगर आप पूछ लेंगे सरकार से, सरकार के ज़ोमा से, सुना है यूएई में बातचीत के कई दौर हुए हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस और यहाँ के इंटेलिजेंस के या सिक्योरिटी मामलात के माहिरों के साथ। शायद आपको ये भी मालूम होगा काफ़ी गोला बारूद का तबादला होता आया है कई सालों से, सांबा के इलाके में, कठुआ के इलाके में, पुंछ राजौरी के इलाके में, और हमारे खेत खलियान बर्बाद हुए, हमारे किसान मर गए। यही हाल दूसरी तरफ भी है, क्योंकि यहाँ से भी गोली गई तो वहाँ भी जो खेत में काम करने वाला किसान है वो मर गया। ठीक है। और अभी कुछ ही वक्फे से पहले, आप सुन लीजिए मेरी बात, वो बारूद का तबादला बंद हुआ, बारूद गोलियां बंद हुई। राजौरी पुंछ के सरहदों के नज़दीक रहने वाले, सांबा में रहने वाले हमारे किसान बड़ी राहत महसूस करते हैं। वो दुआएं देते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये गोला बारूद बंद करवाने में अपना रोल अदा किया। ओके ना तारिगामी साहब, किसने किया ये? मैं एक सेकंड, अब भारत सरकार ने किया, पाकिस्तान के सरकार ने किया। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। नहीं, ये बात क्या है? रिस्पेक्ट, अब सुन लो ना, मैंने सुनी आपकी अगर आपने बुलाया। मैं आप सुनिए, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे बाकी 2 मिनट से लगातार मेरे शो में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 मिनट मैंने अनइंटरप्टेड किसी को कह दिया हो कि आप रखिए अपनी बात। मैं फिर कह रही हूँ, आपकी सीनियरिटी का लिहाज कर रही हूँ, और इसलिए मैंने आपको 2 मिनट दिए हैं, पूरे 2 मिनट दिए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो कुछ दिनों से, नहीं सर मेरी मेहरबानी नहीं, मैं आपको सुन लेना चाहती थी, मैं सुन लेना चाहती थी। अब आप ये कहते हैं कि बस में आप मौजूद नहीं थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रहे हैं। जब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आडवाणी साहब नहीं थे, मैंने कहा अटल जी थे। अटल जी। ओके। जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब उसने गला दबाया है। ये जो सीज फायर हुआ है, पता है क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान को जूते की नोक पर रखा गया हिंदुस्तान की तरफ से। ये सीज फायर इसलिए हुआ है कि उसे कह दिया गया है कि अब हैसियत में नहीं रहे तो फिर तुम्हारा काम तमाम होगा। ये जो सीज फायर रुका है वो इसलिए नहीं रुका है कि ट्रेन चला दी, बस चला दी, वहां से यहां पर दोस्ती और यारी बढ़ा दी। ये इसलिए रुका है क्योंकि हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा है
बिल्कुल हैसियत में रहना वरना एयर स्ट्राइक होगी। बिल्कुल हैसियत में रहना वरना एक के बाद एक तुम्हारे आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन। बताइए आपने जेश अवस्थी, मैं गलत हूं? रूबिका जी नमस्कार। नमस्ते। मैं जरा इनको बता दूं, वैसे महबूबा मुफ्ती को मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने 2 बार तो पाकिस्तान से बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये सबूत मांगते रहे, लेकिन एक बार एयर स्ट्राइक से, एक बार एयर स्ट्राइक से और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक से 2 बार पाकिस्तान से बात कर चुका। जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे। और अब बातचीत का तरीका भी यही होगा। ये कौन बोल रहा है बीच में? तारिक गामी साहब को अब बातें नहीं बड़ी बात सुननी ये है कि जब कह रहे हैं ये कहाँ बिठा दिया है। जब वाजपेयी जी गए थे बस में, तो साहब मैं तो आपको फैक्ट्स बता रही थी। आपको वो फैक्ट्स नागवार क्यों गुजरे, मुझे ये बताइए। मैं 67 में पहली बार जेल गया। तारिक गामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। मैं रूबिका जी और रूबिका जी, अगर आपने आपने बोलने के लिए कहा है, मैं बोल रहा हूँ। इनसे कह दीजिए तारिक आमिर साहब से कि 2 बार बातचीत हो चुकी है और जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से फिर उसी भाषा में बातचीत भी होगी। जब वाजपेयी जी गए थे बस लेकर के, उसके बाद कारगिल हुआ था, इसलिए अब बस और रेलगाड़ी की बात बंद हो गई। अब बस और रेलगाड़ी की बात नहीं चलेगी। जितनी बातचीत होती रही है 70 साल में खूब होती रही है। 70 साल तक 370 भी रहा है। न 370 का कोई फायदा हुआ कश्मीर में, न पाकिस्तान से बातचीत का कोई फायदा हुआ। नहीं, पर चले अब क्यों बड़ी गए? साफ सी बात है, कश्मीर जिस तरीके से तारिक गामी साहब को दुख किस बात का हुआ, मैं समझ नहीं पाई। ललित अंबरदार, दुख किस बात का हुआ? जी देखिए ऐसा है। Listen, this is the true face of Kashmiri Islamists. He's a communist. Don't forget. दामोदर अधिकारी के एसेस पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान बनाने में कितना योगदान दिया है, हिंदुस्तान को तोड़ने में कितना योगदान है कम्युनिस्टों का। और ये बैठे हुए वहाँ पे अमरदर जी आपको ये पता होना चाहिए। हिंदुस्तान को इनवाइट करा बात करने के लिए, इज्जत दे रहा, बात करते हो स्टूडियो में, बात करते हो स्टूडियो में बैठकर बात करते हो। तारिक गामी साहब की बात करते हो। तारिक गामी साहब वो बंदा है जिसका भाई इस मुल्क के लिए मरा है और आप बात करते हो। क्या बात करते हो? किसकी बात करते हो? तारिक गामी साहब की बात करते हो, उसकी नेशनलिटी की बात करते हो। उसने फाइट दिया है इस मुल्क के लिए। हजारों लोग मरे, इस तरह बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखो गरीब का हाल क्या है इस मुल्क में। आप देखो गरीब कैसे मर रहे हैं सड़कों पे। उसके बारे में सोचो। बड़ा विकास किया है आप लोगों ने। ललित अंबरदार की आवाज ठीक नहीं है, हमें आवाज रऊफ भाई दोनों आप जाइए। आप दोनों स्काइप से जुड़े हुए हैं। रऊफ भाई नहीं ओके। ललित साहब रुकिए एक सेकेंड, रऊफ साहब रुकिए एक सेकेंड। 2 और मेहमान है। सापरा साहब, आपके प्रोग्राम को इरेज करने की कोशिश। कांग्रेस की तरफ से भी डेलीगेशन जाने वाला है। कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले। मेरा एतराज इस बात पर है कि आप लोग सच में चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए? पहले आवाज देखिए रूबिका जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन था 6 अगस्त 2019 का, जिसमें पूरी तरह से फुल स्टेटहुड की बात कही गई, यानी पूर्ण जो स्टेट का दर्जा है वो मिलना चाहिए। उसी तरह से 10 जून का 2020 का भी अगर आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन देखेंगे तो वो भी तकरीबन उसी तरह का है। सवाल ये है कि आज जो आपके शो का टाइटल है कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में, तब मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद नरेंद्र मोदी जी की हाजिरी में उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया था। आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर ही वहां पर ऐसे अनेक कार्य हुए, यानी ISI का रेड कारपेट वेलकम जो पठानकोट में हुआ, 10,000 पत्थरबाजों पर केस विड्रॉ हुए, मेजर आदित्य कुमार पर FIR हुआ, वहां पर एक तरफा युद्ध विराम भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती के सरकार के समय हुआ, आसिया अंद्राबी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर पर आई वो इनके कार्यकाल में आई, मसरत आलम 2015 में
जिसने पाकिस्तान का झंडा लहराया था, उसे भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने ही छोड़ा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती ये कन्वीनियंस राजनीति करते हैं, यानी जहां पर इनको मुझे समझ में आ गया कि आपको बड़ा गुस्सा आता है। आप बहुत अंदर से आहत हैं कन्वीनियंट न लगे वहां पर आसिया अंद्राबी से लेकर आईएसआई को यहाँ पर बुलाने से लेकर पुलवामा जो हुआ, तो इतना आपके दिल में दर्द है। तो आपके दो बड़े लीडर जो हैं वो फिर ऐसा क्यों राग अपनाते हैं जिसका हिंदुस्तान से वास्ता कम और पाकिस्तान से ज्यादा है? क्यों दिग्विजय सिंह को वो जो चैट होती है वहां पर 370 बहाल करना याद आ जाता है? क्यों चिदम्बरम ये कहते हैं कि यथास्थिति बहाल कर दी जानी चाहिए? आपके दिल में इतना दर्द है तो फिर ऐसा क्यों? रूबिका जी, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो रेजोल्यूशन है वो कई नेताओं की स्टेटमेंट से बहुत बड़ा होता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी इस बीमारी पर जो कांग्रेस को खत्म कर रही है। और वो बीमारी क्या है? आप कहते हैं कि ये तो मेरा पूरा शरीर है, अब हाथ उधर जा रहा है तो मैं क्या करूं? ये तो मेरा पूरा शरीर है, ये हाथ किसी और को थप्पड़ मार रहा है तो मैं क्या करूं? अरे भाई, आपके शरीर का हिस्सा है ना ये हाथ। आप कैसे कह सकते हैं ये हाथ मेरा नहीं मान रहा है? रूबिका जी, लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपनी बात कहने की और करने की इजाजत है। नितिन गडकरी साहब ने भी कई बार ऐसे वक्तव्य कोरोना के चलते हुए दिए हैं जो बीजेपी की सरकार के विरुद्ध गए या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध गए हैं। तो ऐसी कई बातें, तो आप कुछ भी कह देंगे। नहीं, 370 नहीं, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। मैं कोरोना क्यों भाई? कोरोना नितिन गडकरी जैसे उनके बड़े नेता ने भी ऐसे वक्तव्य किए हैं जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाऊंगी आज के विषय पर। आज का विषय है महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान का राग। मैं इसीलिए आपको भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने समय समय पर पाकिस्तान को मदद की है। बताइए एक तरफा युद्ध विराम क्यों किया? और वो भी पहली बार 70 साल में हुआ कि भारत की मिलिट्री के बीच में, भारत की आर्मी सेना के बीच में और आतंकियों के बीच में युद्ध विराम हुआ। कभी ऐसा देखा 70 वर्षों में? इसका जवाब देना चाह रहे ललित अंबरदार, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान ये वो कौन सी है कहावत, घर में नहीं दाने, आप समझ गए होंगे। मतलब अभी क्या हम कश्मीर की बात कर रहे हैं? अम्मा चली बनाने। हाँ, पाकिस्तान क्या मतलब क्या वास्ता पाकिस्तान का? नहीं, जैसे आप हम लोग रोज प्रोग्राम में साथ होते हैं रूबिका में, बहुत स्पष्ट हो अपनी बातों को लेकर। पाकिस्तान से बातचीत का, और खासतौर पे अटल जी का जिक्र आ गया, वो समय उनको और वो सरकार को बहुत करीब से मैंने देखा। पाकिस्तान से बातचीत की एक एटमॉस्फेरिक्स होती है, यानी कि एक माहौल होता है और उसके तमाम अलग अलग तरीके होते हैं, उसकी मल्टी लेयरिंग होती है। तो मेरे हिसाब से, मेरी अभी तक की समझ के हिसाब से, प्रधानमंत्री से जो सबकी बातचीत होनी है और मुलाकात होनी है वो कश्मीर के हालात पर होनी है कि अब वहां की स्थिति एक 370 पोस्ट 370 के बाद क्या है। मैं 1% भी इसमें महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करता। राउत साहब, आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने गलती कर दी आज पाकिस्तान का नाम लेकर? मैडम, महबूबा मुफ्ती ने ये फरमाया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इनविटेशन हमें दी है, हम वहां जाएंगे, हम जो लोगों की डिमांड्स है, जो लोगों की यहाँ एस्पिरेशंस है, वहाँ टेबल पे रखेंगे, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। उसने तो वेलकम किया। उसने ये कहा, उसने रियलिस्टिक अप्रोच अपनाया। उसने ये कहा कि जो यहाँ के लोग इस चीज को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं कि जो 35A यहाँ से हटा, 370 हटा, तो हम प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे ये बात करेंगे कि यहाँ के लोग इस चीज को नहीं मानते हैं क्योंकि इलीगली हुआ। ये हमारी असेंबली का हक था, ये हमारे मेंबरान का हक, पार्लियामेंट, ये असेंबली मेंबर्स का हक था। और उसके साथ साथ ये नहीं कहाँ कहा गया था, किस किताब में लिखा हुआ था, किस कानून में लिखा हुआ था कि ये परमानेंट है? किस कानून में लिखा हुआ था रऊफ भर कि 370 और 35 से परमानेंट है? ये इल्हाक का हिस्सा है। जब 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 आप जब तब नहीं,
कहाँ लिखा हुआ है? इल्हाक पूरे इंडिया से हुआ है, ये कंडीशनल था। 370-35 एक कंडीशनल था, ये कोई इलीगल नहीं है, ये इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिया है। अरे किसने कहा कंडीशनल था भाई? मेरी बात सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है। संविधान किसका? कंडीशनल है ना, भारत का। तो ये हक हमारा है ना, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, हिंदुस्तान का। आपकी बात मैं मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन किसका? देखिए मेरी बात, हिंदुस्तान का। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात मानिए, सच्चाई की बात मानिए, मैं बता रही हूँ आपको। हमारी असेंबली का था, हाँ? असेंबली हमारी जो थी, क्योंकि यहाँ असेंबली हमारी नहीं, असेंबली हमारी, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, असेंबली हमारी, और उसके ऊपर कौन? असेंबली हमारी, यानी आपकी भी और मेरी भी। हमारी हाँ, ठीक है, है, उससे ऊपर कौन? उससे ऊपर कौन? उसका हक था कि ये स्पेशल स्टेटस जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। उसका हक नहीं था। उससे ऊपर कौन? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट, देखो उससे ऊपर कौन? पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा, हाँ, तो मानते तो फिर बात खत्म हो गई। मगर एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर? ना हर एक, सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल भाई, मुल्क का हिस्सा आप तो प्रोसीजर ना बताएं। हमारा हक बनता है आप और महबूबा मुफ्ती प्रोसीजर बताती ना, तो वाया पाकिस्तान होकर आना पड़ता, ऑनर किया जाए। उनकी जो मोहब्बत है, नहीं वाया पाकिस्तान होकर आना पड़ता, हम बेड बकरियां उनके आयन और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को निभाना पड़ता। प्लीज, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। हाँ तो है, क्यों नहीं है? बताएं, हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, क्यों नहीं है? मैं पूछती हूँ आपसे, आप इस मुल्क का हिस्सा है ना? इस कंट्री को मैं पूछती हूँ आपसे, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? रिपब्लिकन मत बनाइए, बनाना रिपब्लिक मत बनाइए इस कंट्री को। अगर आप हाईएस्ट कोर्ट को अगर हम ये बनाना रिपब्लिक, यहाँ के पॉलिटिशियन, ये बनाना, संसद ने अपने हक का इस्तेमाल किया, संसद ने अपने, नो, क्या मतलब? क्या इलीगल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये बनाना रिपब्लिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए बुला रहे हैं गुपकार डेलीगेशन को, 14 नेताओं को मिलने के लिए बुला रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट को इज्जत नहीं करोगे? क्यों यहाँ के पॉलिटिशियन सुप्रीम कोर्ट को इज्जत नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के केस का इंतजार कर लीजिए, पाकिस्तान से क्यों बात करवाना है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार करना है तो उससे पहले आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि 370 बहाल किया जाए, 35 से बहाल कर, चिप भी मेरी, पद भी मेरी। जरा मुझे बताए, विकास क्या हुआ? पेट्रोल कहाँ पहुँचा, डीजल कहाँ पहुँचा, नौकरियाँ कहाँ गई? नौकरियाँ बताएं मुझे। यहाँ जो गाड़ी कश्मीर में चल रही है ना, वही गाड़ी यहाँ दिल्ली में भी चल रही है। ठीक है, वो मैं करती हूँ राहुल भाई। आपको पाकिस्तानी टेलीविजन देखने से फुर्सत मिल जाए तो जरा एबीपी न्यूज देख लिया कीजिए। ललित अंबरदार, आप मुझे बताए ना, मैं बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बताए ना, तालिबान से बात करने जा रहे हैं दोहा में, उससे भी प्रोग्राम करें, उसको वो एंटी नेशनल नहीं है, उन्होंने तो जहाज, मैं बात करना चाहता हूँ, खुद ही अपना चोर की दाढ़ी में तिनका भाई, मैंने तो नहीं कहा किसी को एंटी नेशनल, क्यों कहूंगी मैं? आप हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप मेरे भाई है। ललित अंबरदार, अपनी बात रखिए, आइए ना। देखिए ऐसा है, ये जो पीडीपी के नुमाइंदे हैं ना, इनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ना इनका पार्टी ऑफिशियल मैनिफेस्टो पढ़िए, वो बोलते हैं सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर जो एजेंडा है ना, वो ये है द जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसका मतलब आप जानती है? उसका मतलब यह है कि 5 अगस्त 2019 से पहले अगर जम्मू सेक्रेटेरिएट और श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के ऊपर जम्मू कश्मीर और भारत का झंडा था तो इनकी चलती, तो वहां पे पाकिस्तान का भी झंडा लगना था। बार बार बोलती है कि पाकिस्तान से हमें रिश्ता चाहिए, बॉर्डर इरिवर्सिबल के लिए, लेकिन दिल्ली के साथ 335 के साथ ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए। आप पढ़िएगा वो सेंट्रल डॉक्यूमेंट, आप यकीन नहीं आएगा, मेन पाकिस्तान का फ्रंट है दिल्ली के कश्मीर के अंदर। और सुनिए, जब आप बात करते हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीर का सबसे बड़ा विक्टिम है कश्मीर जहाद का, वो कश्मीरी हिंदूज है। कांग्रेस को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस आज की तारीख में मुस्लिम लीग बन गई है, जिनका की हर बात के ऊपर मुस्लिम आरोप आप पर 335 से किया कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से वो इस्लामिस्ट मानसिकता पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहां पे पहले फिर आजादी और कश्मीर का, उसके बाद जम्मू को उनको कब्जा करने की कोशिश की, जुनूसन रिपीट होने की कोशिश की जो कश्मीरी आप पर आरोप लगा रहे हैं। ललित अंबरदार मुस्लिम लीग होने का आरोप लगा रहे हैं।
आरोप आप जवाब सुनिए, ललित साहब जवाब सुनिए। आपने आरोप लगाया है, इनका आरोप जरा बताएंगे, क्योंकि इनका ऑडियो क्लियर नहीं है। हाँ, वो मुस्लिम लीग साहब की तुलना कर रहे हैं। इनका ऑडियो क्लियर नहीं, जरा आप बताएंगे क्या आरोप लगाया है। नहीं, ये ललित अंबरदार कितनी भी तुलना कांग्रेस पार्टी की किससे भी करे, उससे कुछ जमीन के ऊपर सच्चाई नहीं हो जाने वाली है। ललित अंबरदार ये भी बताए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए क्या? नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ज्यादा उत्तेजित मत होइए, ज्यादा उत्तेजित मत होइए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं, आप ये बताइए कि मुस्लिम लीग बोलने से पहले आप ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों को जो इन्होंने वादे किए थे, क्या वो हो गए? क्या वो कश्मीरी कॉलोनियां मिल गई हैं? क्या वहां पर पूरा पुनर्वसन पंडितों का हो गया है? अरे क्या बात करते हैं आप, तो न्यूट्रल आदमी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर क्यों दे रहे हैं ललित अंबरदार जी? ये नहीं समझ में आ रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों का कोई भला नहीं किया है, आप इनको कवर फायर देना बंद करिए। आपका कोई मसला है तो उस पर सवाल पूछिए, मैं उस पर उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ललित अंबरदार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने से आपको कोई उसमें उपयोग नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को इन्होंने हमेशा बेवकूफ बनाया है। कश्मीरी पंडितों के लिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने या यूपीए की सरकार ने किया था, उससे कई गुना कम वो इन्होंने करा है। चरण सिंह सापरा का ये सवाल है ललित अंबरदार, नहीं, ललित अंबरदार, आपसे वादे किए थे, ललित अंबरदार को मेरी आवाज के ऊपर बोलना है, वो पूरे हुए क्या? ललित अंबरदार जवाब दीजिए। रिपीट कीजिए, आपका प्लीज रिपीट कीजिए। मैं ये कह रही हूँ ललित अंबरदार बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। कवर फायर देना बंद करिए। आप कह रहे हैं कि फील्डिंग करना बंद करिए। ओके चरण साहब जवाब लेने दीजिए ना। चाटुकारिता करना बंद करिए, मैं ये कह रहा हूँ। ललित साहब जवाब दीजिए। नहीं, ये मेरे बीच में बोल रहे थे ना, अब मैं इनको क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ, ये बीजेपी की चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं? लियाकत को सुनने के लिए लोग काम बंद करते हैं, इसमें बैठते हैं टेलीविजन देखने। एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ललित अंबरदार का ऑडियो क्लियर नहीं है। हम अब जब ऑडियो क्लियर नहीं हो, ऐसा मेरे बीच में बोलते हैं, इनको मेरी बात ललित अंबरदार की आवाज हम जरा फोन पर लेते हैं, वो थोड़ा बेहतर आएगी। हाँ, फोन कनेक्ट करवाइए तो बेहतर होगा। आप निजेश जी, अति उत्तेजित प्राणी है ललित अंबरदार। हाँ, तो ये तो ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? बोलने का मौका दीजिए। हाँ राहुल भाई, जिस दिन आपके अंदर तो सुने तो सही ना, अगर उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर तो ले लेना। रुबिका जी सुनिए मेरी बात। अरे शर्म आप करो जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बनकर के काम कर रहे हो, पंडितों के नाम पे कलंक नजर आ रहे हो आज की डिबेट में। छोड़िए, आप न्यूट्रल इमेज रखिए, न्यूट्रल इमेज रखिए आप अपनी। आपको चाटुकारिता करता हुआ शोभा नहीं देता है, ये चाटुकारिता बंद करिए, ये आपको शोभा नहीं देती है। ललित अंबरदार रुक जाइए, आप निजेश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप निजेश अवस्थी चाटुकार हो, बीजेपी के चीयर लीडर हो। रुबिका जी इनकी आवाज बंद करें तो मैं बोलूं। एक रऊफ भट्ट साहब ने बात जो की कि सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में मसला है, ये तो प्रोसीजर का मसला है और उच्चतम न्यायालय तय करेगा। इसमें आप ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बात करने की बात क्या कर रही है? फोकस करने की जरूरत है भाई, ये क्या बात है रुबिका जी? जब भी मैं बोलता हूँ किसी और को आप बोलने को, किसी और की आवाज शुरू कर देती हैं। राहुल भाई रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। लोगों को गुर्बत से निकालो। हाँ, रुकिए। अरे भाई, ओ राहुल भाई रुक जाइए ना, रुक जाइए भाई, रुक जाइए राहुल भाई। आप अरसे बाद आए स्क्रीन पर, मुझे पता है आपके अंदर वो अग्नि है कि भाई आज सारा मैं कह दूं। रुक जाइए, आपको मौका मिलेगा मौका। अब निजेश जी। रुबिका जी, जो भी मसला है 35A और 370 जिस तरीके से हटी है, एक पहली बात तो ये वो अस्थायी थी, दूसरी बात 35A संसद के थ्रू आया नहीं था, सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आया था, वो भी गलत था, वो भी असंवैधानिक था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
इसमें पाकिस्तान से बात करने की बात कहां से आ गई? रघु भट्ट साहब यहां कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, बिल्कुल सुनवाई हो रही है, जो फैसला आएगा मानेंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में? यह बताइए ना महबूबा मुफ्ती को कि इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया। एक बात। दूसरी बात, चरण सिंह सापरा साहब को यह साफ करनी चाहिए कि वो महबूबा मुफ्ती की इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, चिदम्बरम और बाकी के तमाम नेता बार बार कश्मीर के बारे में, जो कश्मीर की अलगाववादी ताकतें हैं, उनके समर्थन में बयान देते रहे। और इन्हीं के कार्यकाल में पिछले 30 सालों में कश्मीर की जो हालत हुई है वो सबके सामने है। आज वो कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रहे हैं। सापरा साहब, कम से कम आप तो नहीं करिए ना। जिनके समय में निकले, जिसके समय में निकले, जिसके समय में हजारों लोगों का खून हुआ, हत्या हुई, उस समय कुछ नहीं बोले, कोई श्वेत पत्र जाहिर नहीं किया, आपने जारी नहीं किया। नहीं, उत्तर तो दीजिए आप। ये तो बताइए कि अभी दिग्विजय सिंह ने कहा, रूबिका ने ठीक कहा, ये मेरा हाथ, ये हाथ ने बोला, ये पैर ने बोला। और ऐसा तभी होता है जब ब्रेन का कंट्रोल ना हो शरीर पर, जब ऊपर वाली मंजिल का कंट्रोल ना हो, ऊपर से कंट्रोल ना हो, तभी ऐसा होता है कि हाथ कुछ करता है, पैर कुछ करता है, आंख कुछ करती है संसद में, बाकी कुछ, नाक कुछ करती है, मुंह कुछ करता है। ये तभी होता है जब ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस समय ये है। रूबिका जी, ये क्या मोनोलॉग है? मुझे इतना समय दीजिएगा उत्तर देने के लिए। एब्सोल्युटली। इससे पहले भी आपको मिला है चरण जी। ठीक है रूबिका जी। हाँ नहीं, मैं जिस तरह से आपने अनइंटरप्टेड समय इनको दिया, मुझे भी कोई इंटरप्ट न करे। ये जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं इनकी समझ में नहीं आ रही। मैंने डिबेट की शुरुआत में मैंने कहा है कि हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन कोट किया है। उसका मतलब ये बनता है कि हम ये जो महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट है पाकिस्तान की, हम इसके साथ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह भी जवाब देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बिन बुलाए मेहमान बनकर नवाज शरीफ के जन्मदिन पर क्यों गए थे? क्यों वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या जो मैंने पहले आपको प्रश्न पूछे कि आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया था? आप ही के निरंजन हिजोई और आप ही के ध्रुव सक्सेना, आईटी सेल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, ये इन टेररिस्ट के साथ में इनके लिंक मिले हैं। उसका कोई उत्तर आपके पास नहीं है। आसिया अंद्राबी का उत्तर नहीं है, मसरत आलम का उत्तर आपके पास नहीं है। जो सत्ता की मलाई आपने 2.5 साल चाटी है पीडीपी के साथ में रह के, यही पीडीपी जो पाकिस्तान की बात कर रही है, तो उसका उत्तर आप नहीं देंगे कि आपने सत्ता की मलाई क्यों चाटी, जबकि पहले दिन उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की थी, पहले दिन उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया था, नरेंद्र मोदी की हाजिरी में किया था। तो नरेंद्र मोदी वहां से उठकर चले क्यों नहीं गए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या भला किया है? कौन सी कॉलोनियां कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई है? कहां पुनर्वसन कश्मीरी पंडितों का पिछले 7 वर्षों में हुआ है? कितने मुआवजे आपने कश्मीरी पंडितों को दिए हैं? कितना काम यूपीए की सरकार ने किया कश्मीरी पंडितों के लिए, और कितना बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने किया? इसके ऊपर आपको उत्तर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जो अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी हिंदुओं का जो शब्द यूज कर रहे हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं है। जिनोसाइड के सर्वाइवर हैं, रेप हुए, मर्डर हुए, मास मर्डर हुए, वैसे वापस नहीं जाने वाले। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के नेबरहुड में नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद की थी जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था। हमें ट्राइब्यूनल चाहिए। अगर आपको लगता है कि कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार हुआ, बीजेपी से मांगिए कि वो औपचारिक तौर पर मान ले कि कश्मीरी हिंदू के साथ जो हुआ वो जिनोसाइड था। चाहिए अब उनको जस्टिस सिस्टम में लाइए। फारूक अब्दुल्ला की नाक तले और दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर, दोनों की नाक तले हुआ। इन दोनों का, एक का तो मरणोपरांत, एक का तो जीवन, उसको ट्राइब्यूनल में खड़ा करना चाहिए। आवाज में गड़बड़ है ललित साहब। मैं एक्चुअली हो ये रहा है कि जब टेरिटरी चाहिए इज्जत के साथ, ताकि हम तिरंगा अपनी छाती पे लेके घूमें। मुफ्ती के पाकिस्तानी आज ललित अंबरदार की आवाज में भी और नहीं आवाज में नहीं, कनेक्शन, समझ में भी इनके आवाज और कनेक्शन में। सापरा साहब, आवाज और कनेक्शन में आप लगातार कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित ज्यादातर आप लोगों पर आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आपको मदद करनी चाहिए थी तब आपने मदद की नहीं। कब वहां से स्थलांतर कब हुआ था? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को मदद कर रही थी, तब वहां से स्थलांतर हुआ था। आप तो अभी की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत पीछे जा रहे हैं। वो तो पंडित नेहरू को इसके लिए ब्लेम करते हैं सीधे तौर पर।
और ये तो आपको भी पता है। मैं तो वही कहा ना कि ये बीजेपी के चीयर लीडर बन के आज क्यों बात कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बीजेपी की कश्मीरी पंडित अब बीजेपी का चीयर लीडर हो गया। मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा सरकार ने जो वादे किए थे, मैं तो सारे कश्मीरी पंडितों की बात कर रही हूँ, मैं ललित अंबरलाल की बात नहीं कर रही हूँ। आप किसी कश्मीरी पंडित को उठाकर पूछ लीजिए, आपके पास सीधा सीधा इसका जवाब आ जाएगा। अभिज्ञान प्रकाश। नहीं, मैं इतिहास में जाने के बदले कह रहा हूं कि 7 साल से इनकी सरकार है, 7 साल में इन्होंने क्या भला किया ये तो पूछे। अभिज्ञान। देख, बस एक जल्दी से फाइनल पॉइंट, इतना सुनते सुनते रैप अप करते हुए सिर्फ यही बात रख सकता हूं कि अब देखिए पृष्ठभूमि रूबिका इतनी देर से आप सुन रही है, अगर ये तैयार हो रही है 1 लाख मर गए, तो 1 लाख अब आप सोचिए कि जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी और मुलाकात का जहां तक मेरी समझ है मूल मकसद है कि भाई कश्मीर के हालात इस वक्त क्या है, तो फिर क्या निकल कर आ पाएगा अगर ये पृष्ठभूमि है। हालांकि मेरे हिसाब से ये प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अहमियत रखता है, ये जरूरी है इस लिहाज से कि देखना कि वहां पर क्या हो रहा है एक इतने बड़े निर्णय के बाद। लेकिन अगर पृष्ठभूमि है तो मुझे नहीं पता कि उस मुलाकात से क्या सारांश या क्या कोई आगे का बड़ा रास्ता। और बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात होगी अभिज्ञान, और इसीलिए नजर रखनी चाहिए। रऊफ भाई चूंकि वादा किया था, हाँ रैप अप कीजिए आप। जरूर रऊफ भाई, वहां जाकर करेंगे क्या? जी देखिए, ये जो हमारे पंडित भाई है, इनका दर्द हम समझते हैं कश्मीरी, क्योंकि हमारे भी यहाँ 1 लाख कश्मीरी मर गए, उन्होंने भी अपनी जानें दी है। हम चाहते हैं कि हम इससे छुटकारा चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पीस हो, यहाँ अमन हो, यहाँ शांति हो, यहाँ के लोग जिनको बरहम लगाने की जरूरत है, उन्हें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, उन पे थोपने की जरूरत नहीं है। जो खिलानी है उनका मैं भाई नहीं हो सकता। मेरी जान, हमारे भी 1 लाख मुसलमान यहाँ मर गए, यहाँ 1 लाख मुसलमान भी मारे गए। जाकिर मूसा पैदा करते रहिए ना, और उनको दफन होना है। इंसानियत के दायरे में सोचे आप, जब हिंदू मुसलमान के दायरे में, इंसानियत के दायरे में हम सब इंसान हैं। नहीं, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। 1 लाख मुसलमान नहीं मर गए, हम सब ह्यूमन। 1 लाख कश्मीरी, ये जो पंडित है ना, ये जो पंडित है ना, ये अपने नाम के आगे कश्मीरी लगाते हैं। कश्मीरी पंडित मर गए, और जब आप कहते हैं तो मुसलमान कहते हैं, और जब मुसलमान कहते हैं तो आपको वो पड़ोसी पाकिस्तान भी याद आता है, क्योंकि आप कहते हैं भाई हम सब तो ब्रदर्स हैं, हम सब तो भाई हैं। अरे कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित, ये तो कश्मीरी हुए ना, तो कश्मीर फर्स्ट और उससे भी ऊपर इंडिया फर्स्ट। तो ये पाकिस्तान यहाँ क्या करेगा? हटाइए उसे साइड में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने बीजेपी से संबंधों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ संबंध एक तरफा नहीं हो सकता है। चिराग के मुताबिक अगर उन्हें किनारे लगाने की कोशिश जारी रही तो वो सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी से उम्मीद थी कि वो मदद करेगी, लेकिन उसकी चुप्पी उन्हें अब खल रही है, और अगर ऐसा हुआ, ये रिश्ता एक तरफा रहा, तो वो सारी के सारे संभावनाओं पर विचार करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।